वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी के एक और लेक्चर में। देखिए, पॉलिटी हिंदी मीडियम का मैंने चालू करा था, 2 लेक्चर में करा चुका हूँ। काफ़ी आप लोग डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में भी पॉलिटी स्टार्ट करी जाए, तो मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए इंडियन पॉलिटी कहें या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहें, जो कि हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट तो है ही है, क्योंकि 15 से 18 क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिलते हैं और मेंस का GS2 ये आपका कवर करेगा पूरा। ठीक है, तो प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से कंप्लीट इंडियन पॉलिटी देखेंगे हम लोग। तो और अभी तक आपने अगर यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हो आप। और किसी भी तरह की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको इन नंबरों पे कांटेक्ट करके, प्री प्लस मेंस, है ना। क्योंकि पीसीएस के मेंस के लिए आपको कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, कौन कौन सी बुक से क्या क्या आएगा, आप घंटों उसमें टाइम इन्वेस्ट करें तो एक ही जगह आपको सारा सोर्स मिल जाएगा जो आपके प्री मेंस के लिए इनफ होगा। ठीक है, तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए ज़रूरी है। एकदम ज़ीरो से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से। इसमें जो मार्केट में चलता है ना, NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक्स, लक्ष्मीकांत, सब का कंपाइलेशन होगा, ये सब कंप्लीट होगी आपको। चलिए देखो, हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हमारे भारत में क्या सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पूछता है ना, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, प्रेसिडेंट सुप्रीम है या PM सुप्रीम है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ज्यूडिशरी, US में ज्यूडिशरी सुप्रीम है और वहीं UK में पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, तो ये अलग अलग मैचिंग में पूछ सकता है। यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, US में ज्यूडिशरी और भारत में कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक सुप्रीम लॉ है जो कंट्री को गवर्न करता है। ठीक है, इज़ वन लॉ फॉर ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? संविधान, मतलब सबके लिए एक संविधान, वन लॉ फॉर ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंपाइलेशन दैट हेल्प टू गवर्न कंट्री, है ना। अगर पूछ ले तुमसे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पता होगा आपको, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमने अडॉप्ट करता बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको बनाया था। अडॉप्ट करा हमने 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को ही पूरी तरह से लागू हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे होती है? प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये अभी मैं आपको जब प्रीएम्बल चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा। इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था। ठीक है, बाकी ये सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सब अभी प्रीएम्बल में पढ़ाऊंगा। मेन आज हम लोग का टारगेट रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मतलब जो कंपनी, देखिए 2 तरह के रूल थे। एक कंपनी का रूल रहा भारत में, अगर आपको पता हो, कंपनी रूल। ये कब से कब तक चला? 1773 से 1858 तक चला, ये कंपनी रूल चला। दूसरा क्राउन रूल चला, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम हो गया था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर हुई थी, तो 1858 से 1947 तक चला भैया कौन सा रूल? क्राउन रूल। तो ये हमको इसमें इस दौरान जितने भी एक्ट ब्रिटिश संसद ने पास किए थे उसको पढ़ना है। देखिए, पहली बार ब्रिटिश संसद ने एक्ट पास करा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्यों पास करा? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाने का ये कारण बना, भैया कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगा था, तो कंपनी को होने लगा था बहुत ज़्यादा लॉस, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड लोग करने लग गए थे, बहुत सारा करप्शन करने लग गए थे। तो कंपनी के ओनर पहुँचे अंग्रेज़ के पास, मतलब रानी के पास, लोन मांगने। अब इतनी बड़ी कंपनी को डूबते वो देख नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने एक ब्रिटिश चार्टर एक्ट बनाया कंपनी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तभी से रेगुलेटिंग एक्ट का नाम पड़ा और रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत होती है। बाकी ये सब पुराना बैकग्राउंड ये आपको पता होगा, अंग्रेज कब आए, बैटल ऑफ बक्सर कब, वो तो ये मैं नहीं डील कर रहा हूँ। मैं सीधा पॉलिटी के कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट से बात करेंगे, 1773 से क्या था ये और कैसे आपको नोट्स बनाने वो भी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनने हैं, कैसे आप शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू पूरा रिवीजन कर सकते हैं एक अच्छे कंपाइलेशन को पढ़ के, चाहे वो कोई स्टैंडर्ड बुक हो चाहे SCS के नोट्स हो। तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या करा था? देखो, गवर्नर चलते थे, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में और बंगाल में। ठीक है, इसने क्या करा यार, ये लोग करप्शन ना हो, तो इसलिए इसने करा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना। और ये जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे, इनको इसके अधीन कर दिया, इसको इसके डिपेंडेंट बना दिया, मतलब इनकी पावर को छीन लिया गया। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट कर दी 1776 में, 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जज थे। और पहला चीफ जस्टिस था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, फर्स्ट चीफ जस्टिस थे भैया। इसने पूरी तरह से कंपनी को नकेल कस दिया कि प्राइवेट ट्रेड अगर करते पाएगा बहुत बड़ा चार्जेस लगते थे, बहुत सज़ा मिलती थी। मतलब कोई, जैसे मैं किसी जैसे मैं SCS में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं SCS
का आप लोग पेड ग्रुप जो चलता है, अब मैं खुद ही उसको बेचने लग जाऊँ करप्शन करके, है ना, तो ये गलत है। तो इसलिए प्राइवेट ट्रेड कंपनी के लिए क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो रहा था, इसलिए प्रोहिबिट करा सरकार ने इसको। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्टैब्लिशमेंट कर दी, जो ब्रिटेन में ही बैठता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और ये वहाँ से कंपनी की एक्टिविटीज़ को मैनेज करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। तो देखा आपने कैसे बड़े को छोटे में क्रिस्प करा। आप देखो इसके कंपाइलेशन को रीड कर लो। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, जब गवर्नर जनरल बनाया तो 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बना दी इसको असिस्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से एक बार कंपाइलेशन देखो। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था? फर्स्ट डॉक्यूमेंट था थ्रू विच फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेड, कि कैसे ब्रिटिश संसद ने इसको बनाया और कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी को ब्रिटिश संसद ने चालू करना, उसको मैनेजमेंट करना चालू करा। दूसरा, इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई 4 मेंबर की उसको असिस्ट करने के लिए। पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। और रेगुलेटिंग 1773 ने क्या करा था, जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनको सबऑर्डिनेट बना दिया था गवर्नर ऑफ बंगाल के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का भी बताया ना कि जो 2 गवर्नर पहले इंडिपेंडेंट थे अब वो आधारित हो गए किस पे, मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए गवर्नर जनरल के ऊपर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी कलकत्ता में 1774 में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जज थे। एलिजा इम्पे पहले चीफ जस्टिस बने। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इस्टेब्लिशमेंट कर दी, जो कि ब्रिटेन से ही इसको कंट्रोल करेगा। तो ये देखिए पूरे को आपने कितना क्रिस्प कर दिया, मतलब पूरे को देखिए आपने इतने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी, ऐसे स्मार्ट स्टडीज़ करेंगे तब जाके सिलेबस तो अच्छे से कवर होगा ही, साथ में चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, कंसोलिडेट हो जाएंगी, चीज़ें क्रिस्प हो जाएंगी, तो आसानी रहेगी मेंस वगैरह में आपको लिखने में। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा आर्टिकल आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने क्या करा, कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया। कॉमर्शियल मतलब व्यापार से रिलेटेड चीज़ है, पॉलिटिकल मतलब किस राज्य को हड़पना है, किस राज्य में टैक्स कितना लेना है, ये सब। इन दोनों को मैनेज कर मतलब अलग अलग कर दिया कि कॉमर्शियल फंक्शन अलग रखो, पॉलिटिकल अलग। कॉमर्शियल फंक्शन सी से स्टार्ट है, तो कॉमर्शियल के लिए शुरू करा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कि तुम इसको मैनेज करो, और पॉलिटिकल फंक्शन के लिए एक दूसरी बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इस तरह से ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम चला दिया, डबल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में आपको ये चीज़ याद रखनी है। ऐसे करके इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हो कि देखिए पिट्स इंडिया एक्ट क्या करा, इसने सेपरेट कर दिया कॉमर्शियल फंक्शन को पॉलिटिकल फंक्शन से। कॉमर्शियल फंक्शन को कौन मैनेज करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पॉलिटिकल फंक्शन कौन मैनेज करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और दूसरा बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो कंपनी की टेरिटरी थी ना, जैसे मैसूर, बंगाल, इन सब ने इस पर कब्जा किया, उसको सरकार ने मतलब ब्रिटिश ने बोला ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। ब्रिटिश पोजेशन मतलब ये ब्रिटिश के आधार पे है, मतलब ब्रिटिश के संरक्षण में। ठीक है, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कब आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट से आया, और ये 2 पॉइंट बस। अब आता है 1793 का चार्टर। देखिए चार्टर एक्ट हर 20-20 साल में आएगा। ठीक है, 20-20 साल में आता रहेगा, हर 20 साल में आएगा। देखिए 1833, और लास्ट चार्टर एक्ट आता है 1853 में। तो ऐसे आपको याद रखने 1, 2, 4, 5 चार्टर एक्ट आते हैं। ठीक है, हर 20 साल में आता था ये। अब चार्टर एक्ट 1793 का आपको ऐसे ही शॉर्ट्स बना लेना। कैसे कि चार्टर एक्ट ने क्या करा 1793 ने, जो गवर्नर जनरल था उसको और ज़्यादा पावर दी, और ज़्यादा कंट्रोल दिया बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स पे। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज जो थी उन पर और कंट्रोल दे दिया। ठीक है, ओवर राइडिंग पावर दे दी, मतलब जो भी गवर्नर जनरल कहेगा वो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल अगर कोई भी कानून बनाया होगा तो वो उसको निरस्त कर देगा, वो अपने कानून लगा देगा। तो इन शॉर्ट ये समझ लो कि बंगाल के गवर्नर को और शक्तियाँ दी गई और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की शक्तियों को कम करा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्टर एक्ट ने क्या करा, जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की वो 20 साल के लिए बढ़ा दी। मतलब कब तक के लिए बढ़ा दी? 1813 तक के लिए बढ़ा दी, कि चलो जाओ अभी मोनोपोली है कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी ब्रिटेन से नहीं आ सकती, ये 20 साल तक के लिए कह दिया। इसने और क्या दिया, इट प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, क्या कह दिया, कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल से नहीं होना चाहिए, अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड, जब तक वो अपॉइंट होता है। इट लेट डाउन दैट मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द स्टाफ वर हैंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि इसने क्या करा, ट्रेड मोनोपोली बढ़ाई। दूसरी चीज़ बोला कमांडर इन चीफ जो है ये मेंबर नहीं होना चाहिए गवर्नर जनरल की काउंसिल का, दूसरी बात। तीसरी बात, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था उसका पैसा जो है वो कंपनी ही देगी इंडिया के रेवेन्यू से, ब्रिटिश सरकार नहीं देगी, बल्कि है ये ब्रिटेन में मैनेज कर रही है वहाँ से, पर सैलरी सब कौन देगा, कंपनी के लोग देंगे। ठीक है, याद रखना इसको आप। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना, चार्टर एक्ट लेट डाउन द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द स्टाफ वर टू पेड आउट टू द इंडियन रेवेन्यूज। ठीक है, याद रखना है, बस सिंपल सा था ये। अब देखिए ट्रेड मोनोपोली जैसे 1793 के चार्टर में बोला था कि 20 साल के लिए था, पर जैसे ही 1813 हुआ 20 साल हो गए ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया, एक्सेप्ट टी ट्रेड। एक्सेप्ट टी ट्रेड मतलब चाय का ट्रेड, जो चाय का व्यापार था, चाइना से ये व्यापार था,
ये सिर्फ बोला कंपनी करे, क्योंकि और किसी को इसकी न जानकारी नहीं थी, ठीक है। बाकी सारे जो व्यापार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी कंपनियां भारत में आने लगी। मतलब मोनोपोली जो थी, पूछेगा अगर कब ख़त्म कर दी, तो 1813 के चार्टर में कर दी थी, एक्सेप्ट टी ट्रेड, और पूरी तरह से टी वाला भी ख़त्म कर देंगे 1833 में, इसके अगले 20 साल, ठीक है। तो क्या समझे, ये समझे कि ट्रेड मोनोपोली कंपनी की ख़त्म कर दी गई एक्सेप्ट टी ट्रेड चार्टर 1813 में। और चार्टर 1813 में सोनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, इट अलाउड क्रिश्चियन मशीनरीज, ये याद रखना है, इसने अलाउ करा क्रिश्चियन मशीनरीज को टू कम इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनलाइटनिंग द पीपल, ठीक है। ये जो आप देखते हो ना आप, जीसस स्कूल्स, क्रिश्चियन, ये सब जो फैलाया ये इसी एक्ट के थ्रू आया कि लोगों को क्या करो, क्रिश्चियनिटी समझाओ, क्रिश्चियनिटी में बदलो, है ना। याद रखिएगा इसको। कब आया था ये आया था चार्टर 1813 में। वेस्टर्न एजुकेशन आई भारत में, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करा, किसको, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करा। और दूसरा पॉइंट जो था चार्टर, इसमें जो फिनेंशियल सपोर्ट दिया था इंडियन लिटरेचर और एजुकेशन वगैरह के लिए, कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, 1 लाख रुपए का एक्सपेंस करा गया था किसमें, एजुकेशन सेक्टर में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है कई बार। 1 लाख रुपए का एक्सपेंस करा गया था एजुकेशन सेंटर को बढ़ावा देने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन को, इंडियन लिटरेचर को, इंडियन एजुकेशन को, इन सभी को, ठीक है, 1 लाख रुपए का। और मशीनरीज एक्टिविटीज़ होने लगी थी और ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी थी एक्सेप्ट टी ट्रेड। मतलब कहने का अगर शॉर्ट नोट बनाना हो तो ऐसे करके आप रफ कॉपी अपनी उठाओगे, रफ क्या जो भी आपका नोट्स होगा, चार्टर है 1813 लिखोगे, पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, जो गवर्नर जनरल था उसको मोर पावर दी गई, ठीक है, और ज़्यादा मोर पावर लिख लो भाई। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ऐसे शॉर्ट में लिख लिया, ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई एक्सेप्ट टी ट्रेड, ऐसे लिख लो, एक्सेप्ट टी ट्रेड विथ चाइना, ऐसे शॉर्ट में लिख लिया, एक्सेप्ट टी ट्रेड विथ चाइना। तीसरा पॉइंट लिख लो भाई कि मशीनरीज एक्टिविटीज़ अलाउड कर दी, है ना, मशीनरीज एक्टिविटी अलाउड, मशीनरीज मतलब यही क्रिश्चियन वगैरह के लिए एक्टिविटीज़ अलाउ कर दी, ऐसे टिक बना दो। दूसरा कर दो भैया, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन प्रमोशन के लिए 1 लाख एक्सपेंस करा। ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बनेंगे। देखो चार्टर एक्ट भी बन गया, ये बन गया पिट्स इंडिया एक्ट, ये बन गया रेगुलेटिंग एक्ट, सब छोटे छोटे फॉर्म में बन गए। आराम से देखो कितना छोटा है, फट से क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए बात आती है चार्टर एक्ट 1833 की, या इसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है, सेंट हेलिना एक्ट या चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें मज़े की बात ये थी कि अभी तक जितने भी एक्ट आ रहे थे उनको क्या बोला जाता था, रेगुलेशन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, रेगुलेशन बोला जा रहा था। पर अब जो आएगा 1833 से उसको एक्ट बोला गया है। तो ये भी सवाल आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, सर्च रीजन में चाहे 1 लाइनर में, कि चार्टर एक्ट 1833 से पहले के एक्ट को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे रेगुलेशन। बट आफ्टर 1833 चार्टर एक्ट ऑल द रेगुलेशन नोन एज एक्ट्स, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आपको पहली चीज़ ये याद रखनी। दूसरा, कंपनी की जो मोनोपोली थी ओवर ट्रेड विद चाइना इन टी एंडेड, मतलब पूरी तरह से कंपनी की मोनोपोली हर जगह से ख़त्म कर दी गई। अभी तक चाय में भी बची थी ना, उसको भी ख़त्म कर दिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, इसको भी ख़त्म कर दिया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई, गवर्नर जनरल जो अभी तक चल रहा था ना बंगाल में, उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, इसने भैया इंट्रोड्यूस करना चाहा ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, किसके, सिविल सर्वेंट के लिए। पर अपोज करा इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, 1833 में ये लाना चाहते थे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, जिसमें भारतीय भी शामिल कर जाएंगे, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया। पर कोई बात नहीं, ये 1853 में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, इट एंडेड एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी, मतलब अब पूरी तरह से इसकी कमर्शियल बॉडी, जो व्यापार करना था इसका काम, इसको बंद कर दिया। अब कहा भैया तुम इतनी सारी जगह तुम्हें मिल गई है, मैसूर मिल गया, बंगाल मिल गया, बम्बई मिल गया, मद्रास मिल गया, अब पूरी तरह से भारत के पॉलिटिकल फंक्शन मैनेज करो, यहाँ से टैक्स वसूलो, इनका शोषण करो, ठीक है, ये सब करो। सिर्फ और सिर्फ अब इसको क्या कर दिया, प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसने क्या करा, डिप्राइव करा गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को देयर लेजिस्लेटिव पावर। अब तो भैया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया, पूरे कानून सेंट्रल के लिए वही बनाएगा, मतलब कि पूरी शक्ति उसके पास है। लॉ मेकिंग पावर छीन ली गई किससे, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से, ठीक है। तो गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वाज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब बस इतना याद रख लो। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो चार्टर 1833 है, इसमें जो 4 मेंबर थे, इसकी काउंसिल में क्या हुआ, लॉर्ड मैकॉले वॉज द फर्स्ट टू बी अपॉइंटेड एज 4th ऑर्डिनरी मेंबर, ठीक है। मैकॉले कमेटी क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो। Law Commission was established under this act for the consolidation, codification of Indian laws.
मैकॉले कमेटी बनाई गई जितनी भी लॉज हैं उसको कोडिफाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1834 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले। फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना? 1834 में। चेयरमैन कौन था? लॉर्ड मैकॉले। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कोडिफाई करना जितने भी पीनल कोड हैं, CRPC है, लॉ कमीशन वगैरह को, इनको, ठीक है। 1834, 1852, 1861, 1889 ये सब एक्ट के नाम थे। आफ्टर अ टोटल 22 लॉ कमीशंस हैव बीन फॉर्म सो फार। अभी तक कितने लॉ कमीशन बन चुके हैं? 22 बन चुके हैं। पहला कब बना था? 1955 में बना था। चेयरमैन कौन था? MC स्टैलवर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है ये, बस आपको क्या याद रखना है भैया, पहला लॉ कमीशन कब बना? 1834 में बना। चेयरमैन कौन था? लॉर्ड मैकॉले था, ठीक है। कौन था चेयरमैन? लॉर्ड मैकॉले। और अभी तक कितने लॉ कमीशन बन चुके हैं? 22 बन चुके हैं। इंडिपेंडेंस के बाद पहला लॉ कमीशन कब बना? 1955 में। चेयरमैन कौन था? MC स्टैलवर्ट। ये याद रखना है आपको। अब देखिए इसको आप शॉर्ट कर लीजिए ऐसे कि 1833 से पहले जितने भी एक्ट आ रहे थे उनको रेगुलेशन बोला जा रहा था, वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए थे। पर अब जो आने लगे 1833 के बाद से उसको एक्ट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? एक्ट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। कौन बना? विलियम बेंटिक। इसने क्या करा? मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। अब कंपनी पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। पूरी तरह से उसका काम था एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, टैक्स वसूलना, ये सब, ठीक है। इसने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कराना चाहा पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी COD ने अपोज कर दिया, तो ये नहीं हो पाया। मैकॉले कमेटी बनी किसके लिए भैया? लॉ कमीशन वगैरह के लिए, लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए, लॉ को कोडिफाई करने के लिए मैकॉले कमेटी बनी। अभी तक 22 लॉ कमीशन बन चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ऐसे करके शॉर्ट्स में आप इसको भी बना सकते हो। अब लास्ट देखते हैं कंपनी के लिए। अब लास्ट चार्टर है ये। इसके बाद क्योंकि भैया 1857 का विद्रोह हो जाएगा तो डायरेक्ट क्राउन रूल आ जाएगा, कंपनी का शासन मतलब ब्रिटिश का शासन डायरेक्ट आ जाएगा। अभी तक इनडायरेक्ट हो रहा था कंपनी के थ्रू, अब डायरेक्ट क्राउन टुक ओवर कर लेगी। तो सबसे पहले इसमें क्या है ये देखिए। सबसे पहले इसने क्या करा भैया? इसने इंट्रोड्यूस करा ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, कि पहले सिविल सर्वेंट खरीदो, मतलब सिविल सर्वेंट खरीदो कह रहा हूँ, सिविल सर्वेंट का एडमिशन करो, सिविल सर्विसेज को लो, यहाँ से भारतीयों को भी सिविल सर्विसेज में शामिल करो। तभी जब वो उन पे अटैक करेंगे, वो मारेंगे, तब डिवाइड एंड रूल ज़्यादा होगा। ये एक इनकी टैक्टिक्स थी, पर खैर बहुत अच्छी चीज़ थी सिविल सर्विसेज। सबसे अच्छी चीज़ जो अंग्रेज़ दे गए रेल, उनमें से रेल वगैरह जो ये है सिविल सर्विस, ये बहुत बेस्ट चीज़ थी। तो सिविल सर्विसेज की शुरुआत करी गई, ठीक है। और चार्टर 1853 में क्रिएट करा एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन में जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन थे वो कानून बनाते थे एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन था वो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना था। जैसे आज नहीं होता लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जैसे होम मिनिस्ट्री ने लॉ बना दिया, मतलब संसद ने लॉ बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करेगी होम मिनिस्ट्री। जैसे CAA संसद ने बनाया, लेजिस्लेचर ने बनाया, इम्प्लीमेंट करेगी उसको एग्जीक्यूटिव। तो ये कॉन्सेप्ट आया 1853 से कि एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम करना चालू करा। और इसने प्रोवाइड करा 6 नए मेंबर, एडिशन 6 न्यू मेंबर्स टू द काउंसिल, जिसको क्या बोलते थे? लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। ये याद रखना आपको। लेजिस्लेटिव काउंसिल विच हैड 6 मेंबर नाउ हैड 12 मेंबर। अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर थे उनकी संख्या बढ़ा के 12 कर दी गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल समझना है जो कानून बनाएंगे, उनकी संख्या 12 कर दी गई। और ये 12 पूरे आपको याद नहीं करने, बस इतना याद रखो। चार्टर 1853 ने इंट्रोड्यूस करा फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल समझो, जो कानून बनाएगी केंद्र के लिए, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया है, उसकी काउंसिल में इंडियंस को भी शामिल करा गया। किसको? इंडियंस को भी, मतलब लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स, 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविंसेस एंड गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। मतलब जो 6 लेजिस्लेटिव मेंबर अब नए जुड़ गए। पहले कितने थे देखिए? 12। अब 12 मतलब पहले 6 थे, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 मेंबर हुए। उन 12 में कह दिया 4 इंडियन होने चाहिए। तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा इनकी प्रेसिडेंसी से चुना गया। इनको याद रखना, समझे ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 थे, उसकी स्ट्रेंथ करके 12 करी गई। अब 12 में कह दिया 4 इंडियन होने चाहिए, तो ले लिया बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा से, ठीक है। तो बस इसमें आपको यही याद रखना है, तो जो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसने ये भी बोला था कि गवर्नर जो है सेपरेट होने चाहिए बंगाल के लिए, पर हो नहीं पाया था बाद में, ठीक है। तो बस आपको चार्टर 1853 में क्या याद रखना था? इसने कंपटीशन चालू करा सिविल सर्विसेज के लिए। इसने एक अलग से इंस्टीट्यूशन बनाया लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबर की संख्या 6 थी उसको 12 कर दिया, जिनमें से 4 कह दिया इंडियन से लिए जाएंगे, इंडियन प्रोविंसेस से, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा प्रोविंस से लिए गए। तो ये था पूरा कंपनी रूल,
कैसे कंपनी रूल चला, तो ऐसे करके आप इसका भी शॉर्ट नोट्स, अब एक डेमो मैंने इतने दे दिए, ये वाला शॉर्ट नोट्स प्लीज़ आप एक बार ट्राई कर लीजिए बना के कि आप बना पा रहे हैं ऐसे ही नहीं। तो ऐसे करके देखिए पूरे बड़े कंपाइलेशन को मैंने शॉर्ट्स में आपको ऐसे करा दिया। और ये आपके एग्जाम में आप क्या करोगे, अब जैसे आपको रिवीजन करना है, आपने खोला गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल बन गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई कलकत्ता में, प्रोहिबिट हो गया प्राइवेट ट्रेड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन गया, तो बम्बई मद्रास गवर्नर, इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग बन गया। तो ऐसे करके शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको रिवीजन करने में समय कम लगेगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करिए बनाने का, बाकी मैं तो इसको बनवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये था कंपनी रूल। कल के वीडियो में आपको मिलेगा पूरा क्राउन रूल। क्राउन रूल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से शुरू करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947। उसके बाद मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, कैसे संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हुई। तो ये इंग्लिश में पॉलिटी का सेशन चलेगा, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए।